यूं ही फिराक ने उम्र गुजारा है इन पत्थर के सिगाफों में। जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। सिया राम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। खिलजी वंश के क्रम में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के इतिहास की चर्चा हो चुकी है। अब जहां से दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी इतिहास की शुरुआत होती है उसकी चर्चा करेंगे। यानी वो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके विषय में मोहम्मद हबीब ने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी इतिहास की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी से होती है। उसका कारण ये है कि उसी के दौर में उत्तर भारत विजय अभियान भेजा गया था, दक्षिण भारत विजय अभियान भेजा गया था। मंगोलों के खिलाफ जो सफल अभियान भेजे गए थे तो उसमें बड़ी सफलताएं अर्जित हुई थी। इतना बड़े पैमाने पर अभियान इससे पहले कभी भेजा नहीं गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी से एक स्पष्ट अभियान शुरू होता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की चर्चा करते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की चर्चा करें। यहाँ पर ये उत्तर भारत का विजय अभियान है। उत्तर भारत में इसने जिन प्रांतों को जीता था उसमें गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालौर, ये इसकी अंतिम विजय थी जो 1311 ईस्वी में हासिल हुई। तो उत्तर भारत को सफल विजय अभियान किया और प्रांतों को जीता। उत्तर भारत को राजपूताना के भी नाम से जानते हैं, राजपूताना, क्योंकि ज़्यादातर जो शासक थे वो राजपूत थे, इसीलिए इसको राजपूताना भी इतिहासकार कहते हैं। तो पहला उसने सफल अभियान गुजरात विजय अभियान का 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया। इस युद्ध का नेतृत्व उलुग खान और नुसरत खान को दिया गया था। बहुत ही महान सेनापति थे उसके दौर के। 4 प्रमुख महान सेनापति हैं उसके दौर में और उन्हीं के आधार पर उसने बड़े बड़े विजय अभियान किए। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े सेनापति हैं। 4 सेनापति में एक अलफ खान, नुसरत खान, उलुग खान, जफर खान। इसके अलावा मलिक काफूर, मलिक नायक, कमालुद्दीन गुर्ग, आइन उल मुल्क मुल्तानी और खुद अलाउद्दीन खिलजी महान सेनापति था, इसीलिए उसको इतिहासकार सेनापतियों के सेनापति भी कहते हैं। तो गुजरात विजय अभियान में उलुग खान और नुसरत खान ने जिम्मेदारी का वहन किया। गुजरात का जो शासक था बघेल वंश का शासक था, उसका नाम था कड़ बघेला। अलाउद्दीन की सेना के मध्य और अहमदाबाद के निकट ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान कड़ बघेला पराजित हो जाता है और अपनी पुत्री देवन देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की शरण में दक्षिण भारत चला जाता है। इस युद्ध के दौरान खिलजियों की जो सेना के हाथों अपार संपत्ति और कड़ की एक पत्नी थी कमला देवी, वो हाथ लग गई थी, जिसको लेकर वह दिल्ली आ गए। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर लिया और अलाउद्दीन के द्वारा कमला देवी को मलिका जहां की उपाधि दी गई, यानी सबसे प्रिय पत्नी इसको बनाया गया, प्रधान रानी बनाया गया इसको। इसी युद्ध के बाद नुसरत खान ने मलिक काफूर नामक एक हिजड़े को 1000 दिनार में खरीद लिया था। मलिक काफूर 1000 दिनारी के नाम से विख्यात हुआ। मलिक काफूर का मूल नाम चंदाराम माणिक था। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है कि मलिक काफूर का मूल नाम क्या था। चंदाराम माणिक इसका मूल नाम था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास था। ऐसे ही एक चीज़ और नोट करने वाली है कि इसी अभियान के दरमियान मलिक काफूर को खरीदा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस विजय अभियान के दरमियान मलिक काफूर को खरीदा गया था। तो यही गुजरात विजय अभियान था। 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। सुल्तान ने 1307 ईस्वी में इसको दिल्ली का नायब बनाया था, बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया था।
और यह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति भी बनाया गया था। सर्वप्रथम दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरे को लाने का श्रेय इसी को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था मलिक काफूर ने, और इसके सबसे बड़ी उपलब्धि थी दक्षिण भारत विजय अभियान। इसके और अभियानों की बात करें हम लोग, अन्य अभियानों में कुछ इतिहासकार जैसलमेर को भी मानते हैं। इस पर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसलमेर विजय अभियान की बात करें यहाँ पर, जैसलमेर 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन के सिपह सालार उलुग खान ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। जैसलमेर का उस समय शासक मूलराज भाटी था और इसका पुत्र देशराज भाटी के वीर गति को प्राप्त हुए थे, और यहाँ की महिलाओं ने जौहर संपन्न किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, जौहर की बात कर ले। जौहर ये राजपूतों की एक प्रथा है, राजपूती प्रथा है, जिसमें महिलाएं, यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वो अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं। महिलाएं जो होती हैं, इसमें महिलाएं अग्नि कुंड में आत्मदाह करती हैं, आत्मदाह करती हैं। इस पर बड़े विवाद रहे हैं। विवाद इसलिए रहे हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो वहाँ भारत में एक जाति थी आगास्लोई, उसने उस समय जौहर संपन्न किया था। वहाँ की जो रानियाँ थी, जब उससे युद्ध हो जाता है तो राजा और मारे जाते हैं सेनापति, तो उनकी रानियों ने जौहर संपन्न किया था। इसके बाद काठियावाड़ का युद्ध जो हुआ था शकु और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, तो उसमें भी इस तरीके की वारदात के बारे में पता चलता है कि शकु की जो महिलाएं थी उन्होंने भी जौहर संपन्न किया था, लेकिन स्पष्ट डेटा नहीं दिखाई देता है। सबसे स्पष्ट साक्ष्य हमें जो दिखाई देता है वो अमीर खुसरो ने जो खजाइन उल फुतूह में 1301 ईस्वी के रणथंभौर विजय अभियान की चर्चा की, वो सबसे बढ़िया साक्ष्य प्रस्तुत होता है जौहर का। जब शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की जो रानियां थी, पटरानियां, दास दासियां, उन्होंने जौहर कर लिया था। ध्यान रखिए, यहाँ जौहर में दास दासियां भी जौहर करती थी, पटरानियां भी करती थी, रानियां भी करती थी, उनके परिवार की और भी महिलाएं करती थी। यहाँ तक कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने हमला किया था भारत पर, तो वहाँ के जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी जौहर संपन्न किया था। इसका मतलब कि इस प्रथा का असर अन्य समुदायों पर भी पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि जो केरल का शासक था जमोरिन, वो मुसलमान था, सॉरी हिंदू था। केरल का शासक जमोरिन हिंदू था, जिससे वास्को डी गामा ने मुलाकात की थी। वो भी अपने हिंदू प्रजा से भी जजिया लेता था। तो इससे जाहिर है कि जो संस्कृति और सभ्यता होती है उसका आदान प्रदान अन्य संप्रदायों में भी होता है, रहन सहन कल्चर का प्रभाव होता है। तो जौहर का असर भी मुसलमानों पर हुआ, और उन्होंने भी 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने हमला किया तो ऐसे दरमियान संपन्न किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जौहर संपन्न किया गया था। इसके अलावा एक साका होता है। साका राजपूतों में जो पुरुष होते हैं वो करते हैं। जब राजपूत अपने जीवन के आखिरी युद्ध के लिए सिर पर केसरिया बांध कर निकलते हैं तो उसको साका कहते हैं। इसको फारसी इतिहासकार केसरिया भी कहते हैं, मतलब केसरी रंग का पगड़ी बांध कर जाते हैं। ये वीरता का सूचक है। दोनों जौहर और साका वीरता का सूचक है, ये वीरता के सूचक हैं।
इससे तय होता है कि शासक कितने वीर रहे थे। उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जैसलमेर विजय अभियान की हम लोग चर्चा किए। देशराज भाटी और मूलराज भाटी ये पराजित हुए। भाटी भी राजपूत होते हैं। ये भी राजपूत होते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग। रणथंभौर विजय अभियान की बात करें। रणथंभौर राजस्थान के विजय अभियान के क्रम में रणथंभौर 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव ने अलाउद्दीन के दो विद्रोही मंगोल नेता मीर मोहम्मद शाह और केहबू को शरण प्रदान कर दिया था। ध्यान रखिए, ये तात्कालिक कारण है। मंगोलों के विरुद्ध अभियान शुरू हो गए थे और इस दरमियान अलाउद्दीन खिलजी ने के बहुत सारे प्रयास किए गए थे उनको दमन करने का। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस समय हमीर देव जो शासक था वो चौहान वंश का शासक था। उसने क्या किया कि सहायता कर दिया था। तो ऐसे दौर में उसके खिलाफ अभियान किया गया था। अलाउद्दीन के द्वारा इन दोनों नेताओं के मांग की गई कि हमीर देव दे दे, परंतु हमीर देव ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अंततः अलाउद्दीन ने अपने दो सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। कुछ दिनों के पश्चात अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर पहुंच गया। अलाउद्दीन ने हमीर के दो सेनापति रणमन और रतिपाल को प्रलोभन देते हुए अपनी ओर मिला लिया। अतः हमीर केसरिया करता हुआ, यानी वही साका की बात हो रही है, साका करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। समकालीन इतिहासकार इतिहास के ग्रंथों में जौहर का एक पहला साक्ष्य मिलता है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अभियान में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो स्वयं उपस्थित था और तारीखे अलाई या खजाइन उल फुतूह में उसने इस घटना का उल्लेख भी किया। रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये बहुत नोट करने वाली पॉइंट है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का मतलब होता है काफिर, काफिर का जो। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की चर्चा हम कर रहे थे। तो यहाँ पर चित्तौड़ विजय अभियान की बात कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यहाँ पर चित्तौड़, ये होगा चित्तौड़। अमीर खुसरो के अनुसार इस आक्रमण का मूल कारण चित्तौड़ की सामरिक महत्ता और अलाउद्दीन खिलजी के राज्य विस्तार की लालसा थी। ध्यान रखिएगा, ये सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका था चित्तौड़ का, और उस पर कब्जा करने से उसके साम्राज्य को एक अस्थायित्व भी मिलता है। इसी कारण उससे किया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है पद्मावत महाकाव्य है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय अभियान करने का मुख्य उद्देश्य बताता है पद्मिनी को प्राप्त करना। ये मुझे सिरे से खारिज लगता है, क्योंकि इस तरीके के चीज़ें बहुत कम रही हैं। मेन उद्देश्य ये था कि चित्तौड़ सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उस पर वो कब्जा करना चाहता था। पद्मिनी को पाने के लिए ऐसा करना चाहता था। ये 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। ये 1540 ईस्वी में लिखी गई थी और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी। और ये क्या है? हिंदी का एक महाकाव्य है, हिंदी का महाकाव्य है।
महाकाव्य। ठीक है, तो इतिहास अगर कहानी और कविताओं में विश्वास करने लगेगा तो इतिहास और कहानियों में क्या अंतर रह जाएगा। कहानियां झूठी होती है लेकिन इतिहास झूठा नहीं होता है, इसलिए इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। पद्मावत वाले प्रकरण की, ठीक है, खजाइन और फुतू वाले प्रकरण की चर्चा करेंगे, ये ज़्यादा सटीक है। जो इसका विवरण है अमीर खुसरो का ये समकालीन ग्रंथ है, खजाइन उल फुतूह, और ये 1540 ईस्वी में लिखी गई, तो दोनों में डिफरेंट है काफ़ी समय तक। तो बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाना कविताओं की आदत रही। चाट भारत कवि भी पहले के थे जो राजाओं महाराजाओं की प्रशस्ति को बढ़ा चढ़ा कर यशोगान करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि शासक को खूब बड़ा सा बड़ा उपाधि, बड़े से बड़े खिताबों से नवाजा जाए। चित्तौड़गढ़ विजय अभियान के संदर्भ में कुछ और चीजें हैं, जैसे इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया और सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल करवाया था। इस अभियान में अमीर खुसरो स्वयं उपस्थित था। ध्यान रखिएगा, वो आंखों देखा हाल का विवरण बता रहा है। अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस ग्रंथ का विस्तृत विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बाद चित्तौड़ का नाम उसने अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। इसके बाद मालवा अभियान की चर्चा करते हैं। 1305 ईस्वी में प्रशासक और साहित्यकार आइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा को जीता था। इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था महलक देव, सेनापति था हरनंद कोका। इसके बाद सिवाना विजय अभियान 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक शीतल देव को परास्त किया था। सिवाना मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। विजय के उपरांत दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था। कमालुद्दीन गुर को सिवाना का गवर्नर बनाया गया था। यहाँ ये भी गलत दिखाई देता है, इसको अब हाकिम कह सकते हैं। सतीश चंद ने जो शब्दावली का प्रयोग किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाकिम या गवर्नर कहते हैं। महत्वपूर्ण है कि सिवाना दुर्ग जोधपुर के राठौर शासकों की शरण स्थली भी रही थी। जोधपुर में जो राठौर शासक थे उनकी शरण स्थली भी मानी जाती है। अगले विजय अभियान की चर्चा करें, सिवाना के बाद जालौर विजय अभियान है। ये कमालुद्दीन गुर का है विजय अभियान, जालौर विजय अभियान है। ये अंतिम विजय अभियान है, कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में गुर्ग है, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग था। इसके नेतृत्व में 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने जालौर पर विजय अभियान किया। और जालौर का जो शासक था उसका नाम था कान्हड़ देव, और उसका पुत्र जो था उसका नाम था बीरम देव। ये युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। दुर्ग की महिलाओं ने रानी के नेतृत्व में जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। इसी अभियान में उसकी एक महिला सेनापति भी दिखाई देती है, महिला सेनापति, जिसको युद्ध के दरमियान बुखार हो गया था। अब बुखार के बाद वो मर जाती है। उसका नाम है गुले बहिष्ठ। ये बहुत नोट करने वाला है विजय अभियान, ठीक है। तो अब उत्तर भारत के विजय अभियानों क्रम में हम दक्षिण भारत के विजय अभियानों की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत विजय अभियान की तरफ चले। दक्षिण भारत, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का
पहला शासक था जिसने बड़े स्तर पर विजय अभियान किए थे। और भी दक्षिण भारत की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम शासक था जो विंध्याचल को पर्वत पार कर दक्षिण भारत पहुंचा था। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना था। जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर जो हमला किया वो धन की प्राप्ति के लिए किया था। मंदिरों में उस समय व्यापक मात्रा में, बड़ी मात्रा में धन मिलता था। जो मंदिरों का गर्भगृह होता था उसमें हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात रखे जाते थे। इसीलिए उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो धन की प्राप्ति के लिए कर रहा था। तो यहाँ पर भी दक्षिण भारत वैसे भी बहुत धन संपदा से परिपूर्ण था, इसीलिए दक्षिण भारत को वो हमला करता है ताकि वहाँ के धन से एक बड़ी सेना जो गठित उसने किया था उसके वेतन भी दिए जा सके। देवगिरी पर इसने पहला अभियान किया था। यहाँ पर एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है दे तेल हो पांडे। इसी पर इसके चारों विजय अभियान रख सकते हैं। देव से देवगिरी हो गया, तेल से हो गया तेलंगाना, हो से हो गया होयसल, पांड्य से हो गया पांड्य राजवंश। फिर बाद में उसने देवगिरी विजय अभियान किया था। तो इसी ट्रिक पर रख देंगे तो इसके विजय अभियान दक्षिण भारत के क्लियर हो जाएंगे। अब देवगिरी पर जो इसने विजय अभियान किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहा था। और देवगिरी का जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव। और यहाँ पर विजय अभियान के लिए सेना भेजी गई। रास्ते में बघेल राजा कर्ण को युद्ध में पराजित किया गया और उसकी पुत्री देवल देवी को दिल्ली लाया गया, जहाँ उसका विवाह हो जाता है खिज्र खान से। एक लव स्टोरी की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। अब देवल देवी को जब दिल्ली लाया जाता तो एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का नाम है देवल रानी देवल रानी खिज्र खां, या इसी को इतिहासकार आशिका भी कहते हैं। आशिका ये है अमीर खुसरो की रचना। अमीर खुसरो की मसनवी थी। फारसी में जो लिखी कविताएं हैं उसको मसनवी कहते हैं। इसी में उन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। उसको लाया जाता है, फिर इसके बाद खिज्र खान का संपर्क होता है और खिज्र खान उसके सौंदर्य का दीवाना हो जाता है और बाद में उसे प्रेम का इजहार कर बैठता है, इसका इजहार कर देता है। तो यहीं पर इसकी कहानी की चर्चा देवल रानी खिज्र खां में वो करता है, जिसको हम आशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इस युद्ध के दौरान रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मलिक काफूर अपार संपत्ति और रामचंद्र देव को भी साथ लेकर दिल्ली लाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया था, ध्यान रखिएगा। और उदारता पूर्वक व्यवहार के दरमियान इसको एक खिताब भी दिया था जिसे राय रायड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको राय रायड़ का खिताब दिया था। और गुजरात का नवसारी जिला भी जागीरदारी के परिणाम स्वरूप दे दिया था, जागीर के लिए 1 लाख सोने का टंका भी इसको वापस भेज दिया था। और रामचंद्र देव की एक पुत्री थी झत्यपाली, उससे विवाह कर लिया था। ये तीसरा विवाह है अलाउद्दीन खिलजी का। पहला जो विवाह था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह की पुत्री से किया था। जलालुद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसका नाम मलिका जहां था। ठीक है। पहली पत्नी का नाम मलिका ये जहां था। दूसरी पत्नी थी कमला देवी, ये गुजरात के शासक की पत्नी थी जो विजय अभियान से हाथ लगे थे। फिर इसके बाद झत्यपाली
अब यहाँ पर आप पढ़ने के बाद स्पष्ट हो गया कि ये विवाह के उद्देश्य क्या थे, राजनीतिक उद्देश्य थे, ताकि इनसे फायदे उठाए जाए। इसी के निमित्त झत्यपाली का विवाह हुआ था, खुश करने के लिए कि अलाउद्दीन खिलजी को खुश किया जाए, जिसके एवज में बहुत सारी रियायतें मिली। कमला देवी को तो उसने बलपूर्वक हासिल किया था, और मलिका जहाँ से इसकी पहली शादी खुद हुई थी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पत्नी थी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पुत्री थी। अब आगे बात करें हम लोग दूसरे विजय अभियान के, तेलंगाना विजय अभियान की बात करें। तेलंगाना भी एक अलग स्टेट है आज के इंडिया में, और तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है दक्षिण भारत में। तो तेलंगाना विजय अभियान 1309-10 ईस्वी में तेलंगाना में काकतीय वंश का राजा राज करता था। उस समय वहाँ के शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, और उसकी जो राजधानी थी वारंगल थी। 1309 ईस्वी में जब काफूर ने तेलंगाना के लिए रवाना होता है, तो रास्ते में रामचंद्र देव ने भी इसकी सहायता की थी, और काफूर ने असीरगढ़ से होते हुए तेलंगाना में प्रवेश किया। 1320 ईस्वी में वारंगल पहुंच गया था। आक्रमण के समय प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण करते हुए स्वयं की जो सोने की मूर्ति थी वो गले में जंजीर डालकर काफूर के पास भिजवा दिया था। यहाँ पर भिजवा दिया था, भिजवा दिया था, ठीक। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था। यहीं पर पहली बार कोहिनूर हीरे की चर्चा हुई है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसको लेकर वो जाता है अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। कोहिनूर नाम इसको पहले नहीं मिला था। नादिर शाह को जब सबसे पहली बार मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा प्राप्त किया गया था, 1739 के करनाल युद्ध की बात है। 1739 ईस्वी में एक मशहूर युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच युद्ध। तो इसी युद्ध के दरमियान जब कोहिनूर भेंट किया जा रहा था हीरा नादिर शाह को, तो उस हीरे को देखने के बाद उसके मुंह से निकल आया था कोहिनूर, यानी पहाड़ों की रोशनी। वहां से इसका नाम कोहिनूर पड़ा था। 1739 से पहले इसको कोहिनूर नहीं कहा जाता था, और कोई साधारण हीरा भी नहीं था। होयसल अभियान के दरमियान 1310-11 ईस्वी में जो होयसल की राजधानी थी उसका नाम है द्वार समुद्र। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। वीर बल्लाल ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी की थी। होयसल नरेश बल्लाल देव दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में आया। बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलत, मुकुट और छत्र प्रदान किया, और साथ ही साथ 10 लाख टंकों की थैली भेंट स्वरूप दे दिया। दक्षिण भारत के विजय अभियान के अंतिम विजय अभियान की चर्चा करें, जिसको मदुरा कहते हैं। यही पांड्य था, ध्यान रखिएगा। यहाँ दिक्कत कुछ है नहीं, इसको हम पांड्य कहते हैं, या मदुरा इसको फारसी इतिहासकार कहते हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत हुइए। पांड्य, ठीक है। 1311 ईस्वी में मदुरा के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया गया है, और यहाँ दो भाइयों के बीच यानी वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच झगड़ा हो रहा था। सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगा था। दो भाई थे, और मूल जो शासक था उसका नाम है मारवर्मन कुलशेखर। ध्यान रखिएगा, मारवर्मन कुलशेखर। इस समय जो मारवर्मन कुलशेखर शासक था, ये जो भाई थे, ये दो भाई थे। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि
अलाउद्दीन खिलजी के समय पांड्य राज्य पर या मदुरा पर जब आक्रमण किया गया था तो कौन शासक थे? तो ये मारवाड़ में कुलशेखर था। वीर पांड्य सुंदर पांड्य जो भाई थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो शासक नहीं थे, ध्यान रखिएगा यहाँ। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफी धन लूटा था और रामेश्वर के मंदिर को नष्ट कर वहां एक मस्जिद बनाई और धन के दृष्टिकोण से पांड्य राज्य पर आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा था। यशार शर्मा के अनुसार काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अमीर खुसरो बताते हैं कि काफूर ने रामेश्वर के हिंदू सेतुबंध मंदिर को नष्ट करके वहां एक मस्जिद खड़ा कर दिया था। अब दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ, इतिहासकार फरिश्ता की बात करें यहाँ, फरिश्ता का कहना है कि मलिक काफूर ने सेतु रामेश्वर में मस्जिद का निर्माण किया और हिंदू शासकों में इतनी सहिष्णुता कि उन्होंने उसे नहीं तोड़ा। फरिश्ता बताता है कि अलाउद्दीन को प्राप्त हुई संपत्ति महमूद गजनवी से कहीं अधिक थी। अलाउद्दीन के शासनकाल के मंगोल आक्रमणों की भी चर्चा इसी लगे कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के विजय अभियान के दरमियान जब वो व्यस्त था, इसी का मौका उठाकर मंगोलों ने भी हमला किया था। यहाँ एक दक्षिण भारत पे कॉन्सेप्ट हम पहले तैयार कर ले। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय अभियान का मूल उद्देश्य था वहाँ से धन की प्राप्ति करना था। उनको अपनी अधीनता स्वीकार करके वो वार्षिक नजराना ले लेता था और इसके बाद उनके प्रांतों को ऐसे छोड़ देता था और साथ ही साथ उनसे उसकी सैनिक सहायता भी मिलती थी और दक्षिण संपन्न भी बहुत था। बाद में जब हम गयासुद्दीन तुगलक की पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसने क्या किया कि पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों का दिल्ली सल्तनत में विलय किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विलय नहीं किया था, अधीनता स्वीकार करा के वहाँ से वार्षिक नजराना एक भू राजस्व की रकम लेता था और सैनिक सहायताएं भी उससे प्रदान होती थी और साथ ही साथ वहाँ लूट के माल से उसको बहुत फायदा मिला था। इसी नाते उसने अभियान किया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वारंगल पर आक्रमण करता है, फिर उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो यहीं से एक नई आइडियोलॉजी शुरू हो जाती है दिल्ली सल्तनत में कि अब दक्षिण भारत को मिला लिया जाए। इसके समय जो मंगोल आक्रमण हुए थे, अलाउद्दीन के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, ये नोट करने वाला विषय है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोल आक्रमणों का मूल उद्देश्य था भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और किलेबंदी करता है। दिल्ली का ये दूसरा शहर है सीरी, ध्यान रखिएगा। पहला शहर किलोखरी था जिसकी स्थापना ककुबाद ने किया था, दूसरा शहर सीरी था, तीसरा शहर तुगलकाबाद है, चौथा शहर है जहांपनाह नगर, पांचवा शहर है फिरोज शाह कोटला, छठा शहर है खिजराबाद, सातवां शहर है मुबारकाबाद। तो 7 शहर बहुत फेमस है वहाँ के। 1306 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के मध्य जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोलों के द्वारा आक्रमण किए गए उसकी बात करें हम लोग। तो आक्रमण के क्रम में यही दिखाई दे रहा है मंगोलों का। पहला जो आक्रमण है कादर खान ने किया था 1296 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण किया गया था साल्दी ने किया था 1298 ईस्वी में। तीसरा आक्रमण किया था कुतलुक ख्वाजा ने 1299 ईस्वी में। यानी देखिए आप, इस समय वो उत्तर भारत में गुजरात विजय अभियान के दरमियान व्यस्त है, उसी का फायदा उठा रहे हैं।
चौथा आक्रमण किया गया था तारगी ने 1303 ईस्वी में किया था। पांचवा आक्रमण किया गया था अली बेग और तरकत ने किया था 1305 ईस्वी में। छठा आक्रमण किया गया था कबक खान ने 1306 ईस्वी में। सातवां आक्रमण इकबालमंद ने किया था 1307 में। 7 आक्रमण कुल हुए हैं फेमस इसके। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस खाली इसके जो आक्रमण है उसके क्रम ही पूछे जाते हैं और कुछ इससे बहुत विशेष मतलब नहीं है। अब जो इसके विद्रोह हुए थे उसकी चर्चा कर लें। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो विद्रोह हुए थे उसमें नवीन मुसलमानों का विद्रोह है। नवीन मुसलमान का मतलब है कि वे मंगोल जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इनको नवीन मुसलमान कहते हैं। और दिल्ली के मंगोलपुरी नामक इलाके में बस गए थे, इसलिए उस इलाके को भी मंगोलपुरी कहा जाता है, जो नवीन मुसलमान थे। इनका पहला विद्रोह जो था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में हुआ था, जब ये इस्लाम में परिवर्तित हुए, नवीन मुसलमान कहलाए। इन नवीन मुसलमानों का जो सरदार था उसका नाम मीर मोहम्मद और कहबू था। 1299 से गुजरात विजय के समय नुसरत खान ये नाम है। नुसरत खान और उलुग खान के नेतृत्व में सेना लौट रही थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में धन बंटवारे को लेकर अचानक विद्रोह कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी के एक भतीजे तथा नुसरत खान के भाई को मार दिया गया। नुसरत खान ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। इसामी ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में वही संख्या में नवीन मुसलमान का कत्ल करवाया। बर्नी ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने मुसलमानों का इतना रक्त बहाया कि जितना मिस्र के फराव ने भी नहीं बहाया था। इस घटना का उल्लेख इसामी कर बताता है। दूसरा विद्रोह हुआ था इसका अलाउद्दीन के भतीजे अकद खान ने विद्रोह किया था। उसने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी पर प्राणघाती हमला किया, जिसके कारण अलाउद्दीन ने उसको मृत्यु दंड दिया था। तीसरा विद्रोह उसके समय में हुआ तो उसके बहन के जो लड़के थे मलिक उमर और मंगू खान ने किया। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्यु दंड दिया था। चौथा विद्रोह किया था हाजी मौला ने दिल्ली के, जिसका दमन सरकार हमीदुद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों से वार्षिक कर वसूला था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार किसी भी विद्रोह के सामान्यतः 4 कारण होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। गुप्तचर विभाग की विफलता। गुप्तचर विभाग की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? बलबन के दौर में हुई थी, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हुआ। बाद में सिकंदर लोदी ने भी उसको फॉलो किया, शेर शाह ने भी फॉलो किया,